सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से लेके चल रहे होंगे। हाँ, और आप अपनी डाइट का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। और जैसे कि आपको पता है, हम लोग एनसीईआरटी ज्योग्राफी की सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं और हम लोग क्लास 6 क्लास 7 का ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग क्लास 8 की चैप्टर नंबर 4 पर हैं। और हमारी इस वाली बुक में क्लास 8 का जो चैप्टर क्लास 8 की जो एनसीईआरटी ज्योग्राफी की बुक है, वो उसमें सिर्फ 6 चैप्टर है और हम लोग 4 चैप्टर पे ऑलरेडी आ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं चैप्टर का नाम लिखने से। तो आज डेट है 14 मार्च। आई होप ये दिख रहा होगा, ठीक है, 2023। तो चैप्टर नंबर है हमारा 4, जो है एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि, यानी कि खेती। ठीक है, तो एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? खेती करना। अब एग्री और कल्चर, एग्री का मतलब होता है सॉइल और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेट करना, यानी कि जोतना। ठीक है, इस वजह से इसका नाम रखा गया है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मतलब हम बेसिकली क्या करते हैं, हम अपनी सॉइल को ही तो प्रिपेयर करते हैं। हम अपनी सॉइल को वो बेहतर से बेहतर क्वालिटी देने की कोशिश करते हैं, जिससे जो हमने सीड डाले, जो हमने बीज डाले हमारी मिट्टी में, वो जल्दी से उग के ज्यादा क्वालिटी में होगे, ज्यादा अच्छी क्वालिटी में होगे और ज्यादा अच्छी क्वांटिटी में भी होगे जो फसल उगने जा रही है। तो इससे बेसिकली इसलिए इसको बोलते हैं एग्रीकल्चर, यानी कि सॉइल का कल्टीवेशन। तो ये था चैप्टर का नाम। अब हम लोग आगे चलो, हमारे चैप्टर में देखो आगे क्या दे रखा है। तो ये चैप्टर ऑल अबाउट ये है एग्रीकल्चर के बारे में। ये चैप्टर ये क्या करेगा, आपको किसान बनाएगा। ठीक है, तो अगर जिस चीज को किसान बनना हो तो वो तैयार हो जाओ। ठीक है, क्योंकि आज हम आपको मतलब मैं आपको किसान बनाने वाले हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इसमें पहली बात, कुछ चीजें दे रखी हैं, उनको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो इसमें ये बता रखा है, एक मिनट में देख लूँ वीडियो प्रॉपर चल रही है नहीं चल रही है ना। बेसिकली हम लोग तो हाँ, वीडियो प्रॉपर चल रही है। तो हम लोग आगे आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, जो हमारी बुक में दे रखा है। तो सबसे पहले इन्होंने ये बता रखा है कि एग्रीकल्चर जो है वो कौन सी एक्टिविटी है। ऐसे कि जैसे कि हमने पढ़ा है इकोनॉमिक्स में क्या होता है, हर चीज को, यानी कि इन्होंने क्या किया है इकोनॉमिक्स में, अगर हम देखें तो इन्होंने हर वर्ग को सेक्टर्स में डिवाइड कर रखा है। कैसे? जैसे कि पहला होता है प्राइमरी सेक्टर, मतलब इकोनॉमिक्स का है ये जो टॉपिक है। इकोनॉमिक्स में सेक्टर यानी कि क्षेत्रक, उनको डिवाइड कर रखा है। तो पहला है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा है सर्विस सेक्टर, या फिर इसको टर्शरी सेक्टर भी कहते हैं। और भी है इसके आगे, वैसे तो बेसिकली 3 ही माने जाते हैं, लेकिन आगे भी और डिवाइड किए गए हैं। फोर्थ है क्वीनरी या क्वार्टरनरी सेक्टर। ठीक है, उसमें क्या टेक्नोलॉजीज और इन्फॉर्मेशन वगैरह इन्वॉल्व किया जाता है। लेकिन अभी फिलहाल हम तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारी बुक में सिर्फ अभी ये 3 ही दे रखे हैं। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर, बेसिकली प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर जो होता है वो नेचर से इंटरलिंक्ड होता है। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर मतलब जब कोई चीज प्राइमरी होती है, प्राइमरी मतलब बेसिक होती है, बेसिक मतलब बिल्कुल शुरुआत से होती है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी। और हम यहाँ पे इसको इससे भी रिलेट कर सकते हैं कि प्राइमरी का मतलब नेचर से या नेचर से उत्पन्न होने वाली, क्योंकि सारी चीज अल्टीमेटली अगर हम देखेंगे तो कहाँ से डेवलप हुई हैं, जो सारी चीजें वो डेवलप हुई है अल्टीमेटली नेचर से ही डेवलप हुई है। तो इस वजह से प्राइमरी सेक्टर में कौन सी चीजें रखी जाती है? एग्रीकल्चर। ठीक है, कौन कौन सी चीजें रखी जाती है? एग्रीकल्चर, और जो भी नेचुरल चीज है, ठीक है, जैसे कि क्रॉप वगैरह, ट्रीज वगैरह, ये सारी चीजें किसमें रखी जाती है? प्राइमरी सेक्टर में रखी जाती है। ठीक है, कॉटन, तम्बाकू, बीड़ी, मतलब इन सब की क्या है? प्लांट्स होते हैं। बेसिकली मैं अपनी तरफ से नहीं बता रही, इन सब की क्या होते हैं? प्लांट्स होते हैं। फिर इनसे बनाई जाती है कुछ चीजें, जैसे माचिस की तिल्ली, इनके भी कुछ प्लांट्स होते हैं। तब उस लकड़ी को काट के माचिस की तिल्ली बनाई जाती है, तो वो भी किसमें? प्राइमरी सेक्टर में आएगा। ठीक है, जो भी चीज नेचर से हमें मिलती है, डायरेक्ट जो मिल रही है, दैट इज प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, अब हम प्राइमरी, जैसे मैंने क्या बोला, कॉटन भी आएगा एग्रीकल्चरल या प्राइमरी सेक्टर में। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे मान लो कॉटन का एग्जांपल ले लो। अब हमने क्या किया, कॉटन को, हमें जो कॉटन का प्लांट मिलता है, ठीक है, हमने उसको क्या किया, उसको हमने ना सोचा कि कॉटन को निकाल के हम मतलब एक धागा बनाएंगे लंबा लंबा। तो जब हमने इसको प्रोसेस करने के लिए इधर भेजा, तो क्या करेंगे, अब हम इसको प्रोसेस करने के लिए, धागा बनाने के लिए कहाँ भेजेंगे? फैक्ट्रीज में भेजेंगे। किधर भेजेंगे? फैक्ट्रीज में भेजेंगे। तो तभी कहाँ पे आएगा? तभी आएगा सेकेंडरी सेक्टर में। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सेकेंडरी सेक्टर में फैक्ट्रीज इंस्टॉल की जाती है। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर में फैक्ट्रीज का वर्क किया जाता है। ठीक है, जो भी हमें नेचुरल चीज मिलती है किससे? प्राइमरी सेक्टर से, उसको हम
प्रोसेस करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं ताकि उससे हमें कुछ यूजफुल चीज मिल सके, ठीक है। तो ये आता है फिर सेकेंडरी सेक्टर में। अब हम लोग देखेंगे सर्विस और टर्शरी सेक्टर। ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। मतलब अगर हमारे पास प्राइमरी सेक्टर है और सेकेंडरी सेक्टर भी है तो ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास सर्विस और टर्शरी सर्विस सेक्टर नहीं है तो हमारे पास बेसिकली इन दोनों का यूज प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। ऐसा क्यों? सुनो, तो सर्विस सेक्टर होता है, इसमें क्या चीज, कौन सी चीजें आती है? इसमें आती है ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ठीक है। तो अगर मान लो कि चलो मानो हम लोगों ने क्या किया, अब गेहूं का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। गेहूं जो बेसिकली है वो किस में आएगा? प्राइमरी सेक्टर में आएगा। गेहूं उगा, ठीक है। गेहूं उगने के बाद फिर क्या हुआ, जो यहाँ गेहूं को किसी ट्रक में भरा गया, ठीक है, और उसको ले जाया गया किसी गोदाम में रख दिया गया, ठीक है। जब गोदाम में रख दिया गया फिर उसके बाद क्या हुआ, अब जो कोई कंपनी वाला आया, कंपनी वाले ने इस गोदाम से गेहूं परचेज किया, और उसके बाद क्या किया, उस कंपनी वाले ने बोला कि मेरी फैक्ट्री यहाँ पर है, मेरी फैक्ट्री तक इस माल को, मतलब इस वीट को, गेहूं को लेकर आओ। तो यहाँ पे भी ट्रांसपोर्ट का यूज हुआ, ट्रक में दोबारा भरा गया, अभी ट्रक गया और फैक्ट्री में छोड़ कर आया वीट को। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो वीट था, जो गेहूं था, उसको पीस के कुछ का आटा बना दिया गया, ठीक है। मान लो 50% का आटा बना दिया और 50% बिस्किट और भी नूडल्स वगैरह होते हैं उनमें बना दिया गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे बन के रख गया है सिर्फ। अब सोचो क्या होगा जब अब ये जाएगा दूसरे लोगों के पास, यानी कि कंज्यूमर के पास। कंज्यूमर मतलब जो हम लोग हैं, जो हम कंज्यूम करेंगे। तो अब जब ये कंज्यूमर के पास जाएगा, अलग अलग शॉप्स पे जाएगा, तब भी तो इसमें ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, यानी कि ट्रक या फिर किसी ऐसे व्हीकल की जरूरत पड़ेगी जो उसको लोड करके हम तक लेकर आए, यानी कि कस्टमर तक, कंज्यूमर तक लेकर जाए। तो सर्विस सेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे नहीं कि अगर सर्विस सेक्टर नहीं होगा तो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर नहीं होंगे, नहीं, ऐसे नहीं है बिल्कुल। लेकिन हाँ, एक ये फैक्टर जरूर है कि अगर सर्विस सेक्टर नहीं हुआ तो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर, इनका जो एक्सेसिबल है, यानी कि एक्सेस जो है, मतलब जैसे अभी कोई चीज मान लो पंजाब में गेहूं चावल ज्यादा उगता है, लेकिन हर जगह पे उसका क्या है, प्रॉपर एक्सेस है, मतलब हर जगह पे ये चीजें प्रॉपर पहुंच रही है। लेकिन मान लो अगर ये सर्विस सेक्टर नहीं हुआ तो सिर्फ पंजाब ऐसा राज्य होगा जो सिर्फ भुखमरी का शिकार नहीं होगा, बाकी सारे अदर स्टेट्स जो होंगे वहां पे हंगर स्ट्राइक जो होती है ना, हंगर स्ट्राइक तो नहीं कहेंगे, लेकिन इस तरीके कह सकते हैं कि जब 1905 में बंगाल में फेमाइन आया था, तो इस तरीके की कंडीशन अदर स्टेट्स में बन सकती है अगर हमारे पास सर्विस सेक्टर नहीं हुआ तो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और सर्विस टर्शरी के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कितने कितने और कैसे, मतलब कितनी पॉपुलेशन कितनी परसेंटेज में जो है वो वर्क करती है किसी भी मतलब सबसे पहले तो उसमें प्राइमरी सेक्टर के बारे में फोकस कर रखा, तो उसी के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो एक बात सुनो, तो पूरे वर्ल्ड 50% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, 50% ऑफ वर्ल्ड की 50% यानी कि 50% पॉपुलेशन अभी भी किसमें एंगेज है? एग्रीकल्चर में एंगेज है, मतलब एग्रीकल्चर में लगी हुई है, खेती करने में लगी हुई है। और हमारे इंडिया में देखा जाए तो हमारे इंडिया में 2/3 अभी तक जो पॉपुलेशन है, 2/3 जो पॉपुलेशन है वो किस पे डिपेंडेंट है? वो अभी भी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। सोचो मतलब कितनी बड़ी क्वांटिटी में जो लोग हैं वो अभी तक एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगर हम ये कहते कि अगर हम प्राइमरी सेक्टर को हटा देंगे, जैसे कि अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसने किया है, उसने क्या किया, मतलब बेसिकली ऐसा नहीं है कि उन्होंने प्राइमरी सेक्टर पे ज्यादा मतलब फोकस नहीं किया, उन्होंने फोकस किया था, लेकिन जो इस बार का जो बजट आया इसमें आप देखोगे तो इसमें काफी ज्यादा क्वांटिटी में, काफी ज्यादा अमाउंट में उन्होंने प्राइमरी सेक्टर को कम फोकस किया, जबकि उन्होंने सर्विस सेक्टर या टेक्नोलॉजिकल सेक्टर को ज्यादा फोकस किया वहां पर। तो ये चीज है। तो बट उन्हें ये आई थिंक ये पता होना चाहिए कि जो हमारी वर्ल्ड की टोटल 50% पॉपुलेशन है वो किस पे डिपेंडेंट है, वो किस में इंगेज है, किस में लगी हुई है, वो एग्रीकल्चर में लगी हुई है। और स्टिल हमारे देश की 2/3 पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर में अभी तक इन्वॉल्व है, ठीक है। तो काफी बड़ा अमाउंट है जो ये सारी चीजें होती है। अब इसमें एक वर्ड दे रखा है एरेबल लैंड, ठीक है, एरेबल लैंड। आई होप ये स्पेलिंग तो अब दिख रही होगी क्योंकि मैं काफी बड़ा बड़ा लिख रही हूँ। एरेबल लैंड, ठीक है। एरेबल लैंड का मतलब वो लैंड होता है जहां पर हम लोग मतलब एग्रीकल्चर कर सकते हैं, यानी कि एक तरीके से इसको ये भी कह सकते हैं कि उपजाऊ भूमि। अब उपजाऊ भूमि तो ये भी हो सकती है जहां पे मेरा घर बना हुआ है,
मेरा घर भी तो हो सकता है कि किसी उपजाऊ भूमि पर बना हुआ हो, तो क्या हम इस पे भी खेती कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि इस पे मेरा घर बना हुआ है। ठीक है, रोड क्या ये भी तो हो सकता है कि जो रोड बनी है उसके नीचे उपजाऊ भूमि हो, तो क्या हम वहां खेती कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये चीज है कि मतलब उपजाऊ भूमि होनी चाहिए, प्लस में वो एग्रीकल्चर के प्रति डिवोटी होनी चाहिए, मतलब एग्रीकल्चर के लिए ही, खेती करने के लिए ही उसको, जैसे हमारे गाँव में फील्ड्स वगैरह होते हैं, खेत वगैरह होते हैं ना, तो ऐसी जो जमीन होती है उनको बोलेंगे एरेबल लैंड्स। ठीक है, तो ये है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब कुछ आपके जो आपकी बुक है उसमें कुछ एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर के बारे में बता रखा है, तो हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दे रखा है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर तो आपको पता ही है, ठीक है। एग्रीकल्चर मतलब सॉइल का कल्टीवेशन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। अब सेकंड दे रखा है इसमें सेरिकल्चर। सेरिकल्चर का मतलब होता है सिल्क वॉर्म को कल्टीवेट करना। अब ये सिल्क वॉर्म क्या होता है और सेरिकल्चर का मतलब क्या होता है? सेरिकल्चर और सिल्क वॉर्म को कल्टीवेट करना, इसका मतलब होता है सिल्क वॉर्म एक कीड़ा होता है, रेशम का कीड़ा होता है, जिससे क्या होता है वो ना, सिल्क वॉर्म जो होता है, जो कीड़ा होता है, वो क्या करता है अपने पीछे जब वो खाता है तो मतलब एक प्रोसेस होता है उसका कि कुछ वो चीजें खाएगा, उसके बाद जब वो कुछ चीजें बनाता भी, जैसे कि क्या बनाता है? सिल्क बनाता है। सिल्क मतलब एक रेशम का धागा होता है, दैट इज कॉल्ड सिल्क। तो सिल्क वॉर्म वो प्रोड्यूस करता है, जिससे क्या होता है, मतलब जो रेशम की जो चीजें बनती हैं, जैसे पहले अपने मतलब अलग अलग क्वालिटी होती है, अलग एरिया की, जैसे बनारस की साड़ी होती है, वैसे रेशम की साड़ियाँ होती थी पहले। और चाइना के पास मतलब मेरे ख्याल से चाइना ने ये सिल्क जो कल्चर, सेरिकल्चर वो स्टार्ट किया था, क्योंकि हमने सुना है कि सिल्क रूट हुआ करता था पहले, जहां से चाइना से यूरोपियन कंट्रीज तक सिल्क क्लोथ्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता था, और जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह था उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता था। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो हम सेरिकल्चर के बारे में जान चुके हैं। अब नेक्स्ट है इसमें पिसीकल्चर और विटीकल्चर। देखो पिसीकल्चर क्या होता है, तो बेसिकली सिल्क वॉर्म को कल्टीवेट करना, इस वजह से इसको सेरिकल्चर नाम दिया गया। पिसीकल्चर का मतलब, पिसी मतलब फिश, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या होता है, पिसीकल्चर मतलब फिश का भी कल्टीवेशन किया जाता है। फिश का कल्टीवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कोस्टल रीजन में, जो कोस्टल एरिया में जो लोग रहते हैं, वो बेसिकली फिश पे ही डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि फिश जो होता है एक अच्छी प्रोटीन सोर्स के रूप में भी देखा जाता है, और जो फिश होता है वो हाई अमाउंट में प्रोड्यूस होती है, मतलब एक फिश होती है वो लाखों या हजारों में एग्स देती है, मतलब उनका जो प्रोसेस होता है वो एग्स देने का, वो काफी एक तरीके से कह सकते हैं काफी ज्यादा एग्स होते हैं, तो इस वजह से उनकी जो अमाउंट होती है, ठीक है, वो क्वांटिटी जो होती है फिशेस की ग्रो करने की बहुत ज्यादा भी होती है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये प्रॉपर डाइट हो सकती है उन लोगों की जो कोस्टल रीजन में रहते हैं, ठीक है, जो आज जहाँ पर गेहूं वगैरह नहीं उग सकता, ठीक है, ऐसी चीजें नहीं हो सकती, जैसे हमारे यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में तो आराम से जो गेहूं चावल आसानी से उग जाते हैं। इस वजह से जो हमारे यहाँ का स्टेपल डाइट है वो क्या है, गेहूं है, चावल है, सब्जी है, रोटी है, ठीक है, सब्जी रोटी तो बेसिकली हमेशा रहता ही है। लेकिन हमारी साउथ इंडिया में ही अगर तुम जाओगे तो वहां पे रोटियां बिल्कुल नहीं खाई जाती, वहां पे सिर्फ सब्जी और चावल या फिर मछली चावल वहां का फेमस है। तो ये चीज है, ठीक है। वहाँ कुछ कहीं की चीजें जो होती हैं, वहां के पहली बात तो क्लाइमेट, वहां का क्रॉप कैसा है, ठीक है, उन चीजों पर डिपेंड करता है। तो ये चीज है। फिशिकल्चर का मतलब यही होता है कि फिश का कल्टीवेशन करना, फिश को और प्रोड्यूस करना, ठीक है, फिश के लिए ऐसा एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करना है जहाँ पे वो और ग्रो करें, और ऐसी मतलब ऐसी टेक्नोलॉजीज ट्राई करना जिससे हम उन फिशेस को अगर मान लो प्रोड्यूस करना चाह रहे तो पहले तो हाई अमाउंट में प्रोड्यूस हो, दूसरा न्यूट्रिशियस हो, ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, इनको बोलते हैं पिसीकल्चर। तो फिशेस का ध्यान रखना, फिशेस को ग्रो कराना है पिसीकल्चर, इस तरीके से कहा जाता है। अब हम लोग आगे चलते हैं। इसमें हॉर्टिकल्चर दे रखा है और दे रखा है विटीकल्चर, ठीक है। विटीकल्चर बेसिकली हमारे यहाँ पे नहीं देखा जाता, जो विटीकल्चर है वो देखा जाता है यूरोपियन और यूरोपियन की जो नीचे वाली कंट्रीज हैं, यानी कि मेडिटेरियन क्लाइमेट्स में, स्पेलिंग लिखती हूँ मैं, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। ओह आई थिंक इनको इंक की जरूरत है, इस वजह से ये थोड़े हल्के हो गए हैं। तो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट क्या होता है, जहाँ पे गर्मियों के टाइम पे तो बहुत गर्मी पड़ती है, ठीक है, लेकिन सर्दियों के टाइम पे जब बारिश नहीं होनी चाहिए तब बारिश पड़ती है, तो उसी को बोलते हैं मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। तो ऐसे क्लाइमेट में क्या होता है कि वहां पे ना जो खट्टे फल होते हैं वो उगना, ओ शिट 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 शिट,
तो वहां पे क्या होता है, तो ऐसे जो क्लाइमेट होता है वहां पे खट्टे फल उगना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, जैसे कि ग्रेप्स वगैरह, ऑलिव्स वगैरह, ऑरेंज वगैरह। तो इस वजह से वहां पे क्या होता है फिर, मतलब ऐसी, फिर वहां पे वाइन वगैरह का प्रोडक्शन ज्यादा होने लगता है, ठीक है। इस वजह से आप देखोगे तो यूरोप में ना वाइन पीना मतलब एक तरीके से एक शो ऑफ माना जाता है, या फिर एक तरीके से कल्चर माना जाता है वहां पे। जैसे हमारे यहाँ पे चाय पीना माना जाता है ना, वैसे वहाँ पे वाइन, बियर वगैरह ये वहाँ पे नॉर्मल होता है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो वहाँ प्रोडक्शन हो रहा है उस चीज का काफी ज्यादा क्वालिटी में और काफी ज्यादा क्वांटिटी में, और दूसरी चीज कि वहाँ पे ठंड भी ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ के लोग अपने आप को गर्म रखने के लिए तो ये सब चीज़ें पीते ही हैं। जैसे हम लोग ठंड में यहाँ पे चाय पीते हैं, तो जैसे वो लोग वहाँ पे वो पीते हैं। तो ये चीज़ है। तो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट आई होप आपको समझ में आएगा क्या होता है, जहाँ पे ठंडियों के दिनों में वर्षा होती है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में, अरे यार ज्यादा ही हो गया ये, छोड़ो। तो अब हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्या था, विटीकल्चर। तो बेसिकली विटीकल्चर यही होता है, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में जो भी चीजें प्रोड्यूस होती है, जैसे कि ऑरेंज यानी कि सिट्रस फ्रूट्स ही प्रेजेंट होते हैं वहां पे। सिट्रस मतलब खट्टे फल, ऑरेंज, ग्रेप्स, ऑलिव्स, ठीक है, एटसेट्रा। तो ये जो खट्टे फल होते हैं जो वहां पे प्रोड्यूस होते हैं, उनसे क्या करते हैं, वाइन का प्रोडक्शन, दैट इज कॉल्ड विटीकल्चर, ठीक है। और बेसिकली कल्चर का मतलब क्या होता है, कल्टीवेशन। अब मेडिटेरेनियन क्लाइमेट हमने देख ली, ठीक है। अब ये मत सोचना कि जो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है वो सिर्फ यूरोप के नीचे वाले यानी कि साउथ यूरोप में मिलते होगी, नहीं, ये कुछ और रीजन में भी मिलते हैं। जैसे कि साउथ अफ्रीका के अर्जेंटीना में कुछ ऐसे नीचे वाला रीजन है, वहां पे भी मिलते हैं। और मतलब और भी जगह पे, एक दो जगह पे और भी ऐसी रीजन है जहाँ पे मेडिटेरेनियन क्लाइमेट देखा जाता है, ठीक है। बेसिकली हमारी इंडिया में तो फिलहाल में नहीं देखा जाता। तो ये चीजें। तो अब इसमें लास्ट दे रखा है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर, तो हॉर्टिकल्चर का बेसिकली मतलब होता है कल्टीवेशन करना, किसका, फ्रूट्स का, फ्लावर्स का और वेजिटेबल्स का, ठीक है। तो अब कोई भी अगर आप अपने आसपास जाओ, कहीं भी खेत में देखो, तो कहीं भी अगर कोई फूल का, फल का या फिर सब्जियों का कोई कल्टीवेशन कर रहा हो, उनको उगा रहा हो अपने खेत में, तो कहना अच्छा तो आप हॉर्टिकल्चर कर रहे हो, तो उसको बता देना, ठीक है। उसको अपने मतलब वो आपको समझेगा कि आप बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, है ना। तो कुछ चीजें ऐसे होनी करनी चाहिए जो लाइफ में इंजॉयमेंट पैदा करती है। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो अब इसमें फार्म सिस्टम दे रखा है। तो फार्म सिस्टम हमें पता है क्या होता है, फार्म सिस्टम बेसिकली फार्म सिस्टम। तो मुझे एक बात बताओ, अगर तुम पढ़ने जाते हो, पहले तो ये बताओ तुम पढ़ने जब जाते हो तो वहां पे क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है। जब पढ़ने जाते हो, फोन की जरूरत, पेन की जरूरत, कॉपी की जरूरत, नोटबुक की जरूरत, बुक की जरूरत, मैडम की जरूरत, सर की जरूरत, ठीक है, टेबल की जरूरत, डेस्क की जरूरत, किसी या किसी बैठने की मतलब किसी बैठने के लिए चेयर वगैरह उस चीज की जरूरत। मतलब जब तुम कुछ चीज पढ़ने या लिखने जाते हो तो तुम्हें इन सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही जब हम लोग खेती करने जाते हैं तो हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि सीड्स की, बीज जो होते हैं, फर्टिलाइजर की, फर्टिलाइजर जो फर्टिलाइजर क्या बोलते हैं, खाद जो होती है, ठीक है, और पेस्टिसाइड्स मतलब कीटनाशक जो होते हैं, और इरिगेशन। अब अगर हमारे ऑपरेशंस के ऊपर, ऑपरेशन मतलब जो वहाँ पे वर्क किए जाते हैं, तो सोइंग मतलब खेत जोतना, ठीक है, प्लफिंग एंड थ्रेशिंग, ये सारी चीजें जो होती हैं वहाँ पे ऑपरेशंस होते हैं खेतों में। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं फार्म सिस्टम में जहाँ पे ये सारी चीजें और ये सारे ऑपरेशंस यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ फार्मिंग। अब फार्मिंग के टाइप्स से रखे हैं इन्होंने। तो अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग, ठीक है। टाइप्स ऑफ फार्मिंग पहले तो हम देखेंगे, जो फार्मिंग होती है वो टू टाइप की होती है। कौन कौन सी? पहले होती है सबसिस्टेंस फार्मिंग। फार्मिंग की जगह में एफ फुल स्टॉप लगा लो, ठीक है, समझ जाना। तो इसका हिंदी में मतलब होता है जीवन निर्वाह, ठीक है, जीवन निर्वाह हेतु कृषि। और एक होती है कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल, ये उसी तरीके से जैसे मीटर होते हैं ना, मीटर, एक कमर्शियल मीटर होता है और एक होम मीटर होता है। तो मतलब नॉर्मल मीटर होता है, जो नॉर्मल मीटर होता है वो तो हमारे घरों में लगा होता है, लेकिन जो कमर्शियल मीटर होता है वो कहाँ पे होता है, फैक्ट्रीज वगैरह में होता है, ठीक है। तो उनकी अलग अलग कुछ कुछ चीजें होती हैं जिनके बेसिस पे वहां पे यूनिट
देखी जाती है मीटर्स में, ठीक है। उस फिर यूनिट को देखने के बाद उनका बिल आता है। और जो कमर्शियल मीटर्स होते हैं आई थिंक उनका जो बिल होता है वो काफ़ी ज़्यादा आता है, मतलब कंपेरिजन में होम जो मीटर होते हैं, नॉर्मल जो मीटर होते हैं उनमें। तो ये चीज़ है। ऐसे ही कुछ सब्सिस्टेंस फार्मिंग है और कमर्शियल फार्मिंग है, ठीक है। सब्सिस्टेंस मतलब जीवन के निर्वाह के लिए, सिर्फ अपने जीवन के निर्वाह के लिए हम खेती कर रहे हैं। लेकिन कमर्शियल फार्मिंग का मतलब हम पूरे, मतलब ये कह सकते हैं कि हम अपने लिए तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम अपनी कंट्री के लिए, अपनी कंट्री के साथ साथ हम पूरे वर्ल्ड के लिए भी कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड कमर्शियल फार्मिंग, ठीक है। अब हम इनको आगे डिस्कस करेंगे। सब इनके कुछ सब पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले सब्सिस्टेंस के कुछ सब पार्ट्स देखेंगे। सब्सिस्टेंस के दो पार्ट, सब पार्ट होते हैं, और उसके बाद कमर्शियल के देखेंगे, ठीक है। आई विश थोड़ा सा बोर्ड बड़ा होता ना तो काफी सहूलियत होती। सब्सिस्टेंस, सब्सिस्टेंस का पहला इन्होंने दे रखा है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है। और दूसरा उन्होंने दे रखा है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इसका मतलब क्या होता है? इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो लैंड का टुकड़ा होता है, पहली बात तो वो छोटा होता है, लैंड का टुकड़ा छोटा होता है। दूसरी बात, यहाँ पे जो टेक्नोलॉजीज होती है वो यूज नहीं की जाती, सिंपल टूल्स के द्वारा यहाँ पे खेती की जाती है। और जो लोग होते हैं, जो पीपल होते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा, मतलब ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं। एक तरीके से कह सकते हैं ये हमारे गाँव में, हमारे यूपी वगैरह में देखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्गाइज बेरोजगारी है। डिस्गाइज मतलब छिपी हुई बेरोजगारी, ठीक है। इसका मतलब होता है कि छोटा सा फील्ड है, उसमें सिर्फ लोगों की जरूरत है, लेकिन फिर भी उसमें कितने लोग वर्क कर रहे हैं? 8 लोग वर्क कर रहे हैं, यानी कि 6 लोग वहां पे एक्स्ट्रा वर्क, मतलब वहां पे उनको कोई यूज नहीं, फिर भी प्रोडक्शन उतना ही होना है जितना 2 लोगों के द्वारा किया जाएगा, लेकिन फिर भी वहां पे 6 लोग एक्स्ट्रा लगे हुए हैं। तो ऐसे उस तरीके कह सकते हैं कि उसी तरीके में हम लोग इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज है। और जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होते हैं, इसमें बेसिकली जो अगर देखा जाए तो राइस और व्हीट का ज्यादा प्रोडक्शन किया जाता है, क्योंकि यही जो दोनों क्रॉप्स है नॉर्थ इंडिया में, बेसिकली यही स्टेपल डाइट्स होती है हम लोगों की, तो इस वजह से, ठीक है। तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग आई होप आपको समझ में आएगा, मतलब छोटे से प्लॉट में सिंपल टूल्स के द्वारा ज्यादा लोगों के द्वारा जब दो क्रॉप्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, दो या 3 क्रॉप्स प्रोड्यूस की जाती हैं जो हमारी स्टेपल डाइट होती है, तो उन्हीं को बोलते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ठीक। अब अगर हम लोग आएंगे प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के ऊपर, तो देखते हैं इसको भी। बेसिकली प्रिमिटिव का मतलब होता है, थोड़ा देखेंगे प्रिमिटिव, ये जो होता है देखा जाए तो मतलब पहले वाली जो चीजें होती हैं, मतलब जो पहले से चली आ रही है, पहले जो होती थी। प्रिमिटिव एक तरीके से कह सकते हैं ना, कुछ प्राचीन टाइप में, तो दैट इज कॉल्ड प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो अब हम लोग देखेंगे इसके बारे में। आई होप जो भी समझाया अभी तक, थोड़ा जो भी आ रहा हो समझ में तो आ ही रहा होगा, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं हिंदी बोलती हूँ अभी फिलहाल तक, और थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी भी बोलती हूँ, तो समझ आ ही रहा होगा। तो दूसरा पार्ट है, सॉरी, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है। तो इसमें पहले मैंने आपको बताया जो प्राचीन तरीके से जो खेती की जाती है, तो उसके बारे में ये बताएंगे, ठीक है। तो इसके भी कुछ पार्ट्स दे रखे हैं इन्होंने। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है नोमैडिक हर्डिंग, और दूसरा होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है। तो नोमैडिक हर्डिंग और शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इनका मतलब क्या है? नोमैडिक हर्डिंग और शिफ्टिंग कल्टीवेशन, नोमैडिक हर्डिंग और शिफ्टिंग कल्टीवेशन, बताओ इनका मतलब क्या होता है? देखो, नोमैडिक हर्डिंग का मतलब होता है बेसिकली, मतलब जब जो लोग होते हैं वो अपने लाइफ स्टॉक्स के साथ, लाइफ स्टॉक्स मतलब अपने सारे घर बार के साथ और अपने सारे जीव जंतुओं को लेकर जब एक जगह से दूसरी जगह पर रहने जाते हैं, ठीक है, रहने जाते हैं, दैट इज कॉल्ड नोमैडिक हर्डिंग। ऐसे कह सकते हैं क्योंकि जो लोग एक जगह पे रह रहे थे, उनको पहले पता नहीं था कि अगर इसमें हम खाद वगैरह डालेंगे, अगर हम इसमें थोड़े मैन्यूर्स डालेंगे, तो हमारी जो सॉइल की जो क्वालिटी होगी वो डेवलप हो जाएगी, वो अच्छी हो जाएगी।
फिर यहाँ पे दोबारा से अच्छे क्रॉप्स डेवलप होने लगेंगे। तो ये लोग सोचते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इस वजह से हमें इस एरिया को छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ की जो सॉइल है वो ज्यादा अच्छी नहीं रही, इस वजह से हमारे पास ज्यादा खाना नहीं रह पाता, इस वजह से हमारे पास ज्यादा क्रॉप्स नहीं उग पाती। तो इस वजह से ये लोग क्या करते हैं, जो नोमैडिक हर्डिंग होता है, नोमैडिक बेसिकली कह सकते हैं वो जो लोग होते हैं, कौन से जो जनजातियों में रहते हैं, ठीक है, तो उनको बोल सकते हैं जो आदिमानव टाइप में, अभी तो खैर मतलब देखा जाए तो 1% में ही होंगे, तो ऐसे लोग उनको बोलते हैं नोमैटिक हर्डिंग करने वाले लोग, ठीक है। जबकि शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन बेसिकली होता है किसी जंगल के एरिया को जला देना, ठीक है, उसके बाद जलाने के बाद जब वो जल जाएगी तो उसकी राख को एज अ मेन्यूर, मतलब एक खाद की तरह यूज करके वहां पे प्रोडक्शन करना क्रॉप्स का, ठीक है। 2-3 साल तक वहां पे भी अच्छा प्रोडक्शन होता है, फिर उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, उस एरिया को छोड़ के किसी और एरिया में चले जाते हैं, फिर वहां पे क्या करते हैं, वहां पे भी जाके कुछ एरिया को जलाते हैं। अब तक क्या होता है, जो पुराना वाला एरिया होता है वहां पे जो ट्रीज जो जलाए हुए थे, जो यूज किए गए थे, वो दोबारा से ग्रो हो जाते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब शिफ्टिंग जो कल्टीवेशन है उसको डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट नाम से जाना जाता है, और हमारे यहाँ पे तो नॉर्थ ईस्ट में इसको झूम खेती के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसके काफी अलग अलग नाम है, आपकी बुक में 2-3 नाम दे रखे हैं, एक मंडप लड्डा, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, ये दे रखा, आई होप विजिबल होगा, जैसे कि झिमिंग जो होता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होता है, मिल्पा जो होता है मैक्सिको में होता है, मिल्पा मैक्सिको, रोका जो होता है ब्राजील में होता है, और लडांग जो होता है मलेशिया में होता है, ठीक है, लडांग जो होता है मलेशिया में होता है। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी कमर्शियल फार्मिंग के बारे में। ये चैप्टर बहुत आसान है, क्योंकि जो किसान बनना होता है उतना ही आसान होता है जितना इस चैप्टर को पढ़ना, ठीक है। बेसिकली मैं मजाक कर रही हूँ, किसान बनना बहुत टफ है, ठीक है, क्योंकि एक किसान ही जानता है कि वो कैसे अपना जीवन व्यतीत करता है, ठीक है। फिर उसके बाद जब वो इतनी मेहनत करने के बाद भी फसल उगाता है, उसके बाद भी उसको उसका जो प्राइस नहीं मिल पाता, तब उसकी कंडीशन वही जान सकता है, सिर्फ उसकी कंडीशन क्या हो जाती है, उसके घर की कंडीशन क्या हो जाती है, ठीक है। तो हम लोग आते हैं कमर्शियल फार्मिंग में। जो कमर्शियल फार्मिंग होती है वो क्या होती है, मैंने बताया था कमर्शियल फार्मिंग हमेशा बड़े लेवल पे की जाती है, और उसमें ज्यादा कैपिटल और उसमें ज्यादा लैंड, मतलब बड़े लैंड की जरूरत पड़ती है। अब इन्होंने कमर्शियल फार्मिंग को 3 टाइप में डिवाइड कर रखा है, ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग और प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो यार पता नहीं इसको क्या हो रहा है, बार बार ये रुक रहा है, मतलब सही दिखता नहीं ना, मैं कह सकता होगा, वैसे भी बोर्ड इतना छोटा है, फिर अगर इसमें ये हल्का हल्का लिखेगा तो फिर और नहीं दिखेगा। तो कमर्शियल एग्रीकल्चर में ये चीजें होती है। पहले तो ग्रेन फार्मिंग। अब ग्रेन फार्मिंग में क्या आता है, ग्रेन फार्मिंग मतलब ग्रेन यानी कि जो क्रॉप्स होते हैं उनको प्रोडक्शन करना। अब ग्रेन मतलब अनाज, अनाज कौन कौन से, जैसे गेहूं, चावल, मक्का, ठीक है, ये सारी जो चीजें होती है वो ग्रेन में आती है। तो इनका प्रोडक्शन करना बड़ी क्वांटिटी में, ठीक है, ताकि हम अपने पूरे कंट्री को और अदर कंट्रीज को भी इसका ट्रांसपोर्ट कर सके, ठीक है। जबकि मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होता है, मिक्स्ड फार्मिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी फसल तो उगा ही रहे हैं, मतलब क्रॉप्स तो उगा ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने जानवरों का या अपने लाइफ स्टॉक्स का, ठीक है, उनका भी ध्यान रख रहे हैं, और उनके लिए भी क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। जैसे कि घास वगैरह जो होती है उनके लिए फॉडर जो होते हैं, मतलब जो हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं, बरसीम बोलते हैं ना, जो बरसीम होती है बेसिकली जानवरों के लिए होती है, हमारे लिए नहीं होती। तो फिर उसको काटते हैं, फिर मशीन में ऐसे करके, तो काटने के बाद फिर जानवरों को उसको चारे के साथ दिया जाता है। तो ऐसी जो चीजें होती है, मतलब क्रॉप्स भी उग रही है वहाँ पे, और फिर जानवरों के लिए, जानवरों के खाने के लिए भी कुछ चीजें वहाँ पे उगाई जा रही है, कुछ घास वहाँ पे उगाए जा रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड फार्मिंग, ठीक है। और प्लांटेशन एग्रीकल्चर, प्लांटेशन एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें प्लांटेशन मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ना किसी बेसिकली एक चीज की खेती बहुत बड़े लेवल पे की जाती है। जैसे कि अगर प्लांटेशन एग्रीकल्चर पे आए हम लोग, तो जैसे टी का कल्टीवेशन, यानी कि चाय का कल्टीवेशन, कॉफी का कल्टीवेशन, ठीक है, या फिर बनाना का कल्टीवेशन, रबर का कल्टीवेशन, ठीक है, ये चीज आपको बताऊंगी। रबर का कल्टीवेशन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है मलेशिया में, जबकि टी का कहाँ पे होता है, चाइना में, ठीक है, और इंडिया में टी का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी जो चाइना है वो ट्रांसपोर्ट करता है टी को सबसे ज्यादा। ऐसा क्यों, क्योंकि इंडिया में टी की जो खपत है, इंडिया में जो टी का कंजम्पशन है बहुत ज्यादा है, ठीक है, जितना वो प्रोड्यूस करते हैं इंडिया वाले, उतना उसको पी जाते हैं, और थोड़ी क्वांटिटी में ही बाहर बेचा जाता है। जबकि चाइना में लोग क्या करते हैं, उसको सिर्फ प्रोड्यूस करते हैं, वहां पे जो चाय लेने वाले लोग होते हैं वो काफी कम होते हैं, ठीक है। और बनाना
और कॉफी, मतलब श्रीलंका, इंडिया, चाइना, मलेशिया, ये सारी जो कंट्रीज हैं इनमें टी, कॉफी, रबर और बनाना, ये सारे इनका प्लांटेशन काफी ज्यादा क्वांटिटी में और काफी ज्यादा अमाउंट में किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब आपकी बुक में क्या दे रखा है, हाँ अब इसमें मेजर क्रॉप्स के बारे में दे रखा है। ठीक है, तो मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं, मतलब जो बड़े अनाज होते हैं, गेहूं, चावल। तो सबसे अब हम लोग क्या करेंगे, इनकी कुछ कुछ क्वालिटीज डिस्कस करेंगे, कुछ कुछ क्वालिटीज डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी सॉइल में मिलते हैं, मतलब कैसी मिट्टी में कैसी सॉइल देखी जाती है, कैसी क्रॉप देखी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्रॉप सॉइल डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि सॉइल में इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो सॉइल हमारी इंडिया में पहली बात तो सॉइल कितने टाइप की मिलती है, 6 टाइप की मिलती है। ठीक है, सबसे पहले होती है एक अलूवियल सॉइल। ठीक है, दूसरी होती है ड्राइड सॉइल, तीसरी होती है रेड सॉइल, चौथी होती है सेलाइन और अल्कलाइन सॉइल। ठीक है, और 4 हो गई। पांचवी होती है लेटराइट। ठीक है, और छठी होती है ब्लैक सॉइल। आई होप आपको दिख रही होगी। तो देखो अब दिख जाएगी ध्यान से। तो एलुवियल सॉइल का मतलब होता है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, एलुवियल सॉइल मतलब जलोढ़ मिट्टी। तो ये एलुवियल सॉइल बेसिकली बहुत ही ज्यादा मतलब फर्टाइल होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये जो होती है नदी के अवसादों द्वारा एक जगह पे इकट्ठी की जाती है। नदी के अवसाद कौन से होते हैं, जैसे नदी होती है वो अपने साथ कंकड़, पत्थर, मिट्टी लेके जो आती है, अगर वो किसी जगह पे छोड़ देती है तो उसको बोलते हैं एलुवियल सॉइल। ठीक है, जो हमारा बेसिकली नॉर्थ इंडिया है वो पूरा उसमें एलुवियल सॉइल यानी कि जलोढ़ मिट्टी प्रेजेंट है, क्योंकि ये माना जाता है कि जो रिवर्स है उन्होंने ही नॉर्थ इंडिया प्लेन का फॉर्मेशन किया है। तो इस वजह से जो एलुवियल सॉइल है वो क्रॉप्स के प्रोडक्शन के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। एलुवियल सॉइल जो वेजिटेबल्स को उगाने के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। अब आते हैं ड्राइड सॉइल पे। तो ड्राइड सॉइल हमें राजस्थान वाले एरिया में देखने को मिलती है, जो मिट्टी होती है बिल्कुल सूखी होती है। ठीक है, इसमें जो वाटर का जो मॉइस्चर होता है, कह सकते हैं जो मॉइस्चर होता है बहुत ही कम होता है। ठीक है, और इसमें जो बेसिकली प्लांट्स जो उग पाते हैं वैसे ही प्लांट्स या वैसी क्रॉप्स उग पाती हैं, जैसे कि बाजरा वगैरह, जिनको कम पानी की जरूरत होती है और जो मतलब ऐसी सॉइल में, सैंडी सॉइल में उग जाते हैं। तो अब रेड सॉइल पे आते हैं। जो रेड सॉइल होती है ये रेड क्यों होती है, क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है। आयरन ऑक्साइड की मात्रा होने की वजह से ये रेड कलर की दिखती है। ठीक है, कौन, लाल मिट्टी। तो ये जो सॉइल होती है वो किसके लिए फेमस होती है, कॉटन के लिए, और मतलब कॉटन और क्रॉप, कॉटन और वीट और राइस, इन सब क्रॉप्स के लिए जो रेड सॉइल होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। और जो रेड सॉइल होती है वो बेसिकली मिलती कहाँ पर है, जो रेड सॉइल होती है वो मिलती है महाराष्ट्र के कुछ रीजन में, तमिलनाडु के कुछ रीजन में, मतलब बेसिकली साउथ इंडिया में ये मिलती है रेड सॉइल। अब आता है सलाइन और अल्कलाइन। जो सलाइन और अल्कलाइन सॉइल होती है बेसिकली ये होती है जिनका पीएच जो होता है वो ज्यादा होता है 8.4 से। ठीक है, अब ये वाली जो सॉइल्स हैं ये भी साउथ इंडिया में बेसिकली देखी जाती है, महाराष्ट्र वाले रीजन में, आंध्र प्रदेश वाले रीजन में, तो ये सॉइल वहां पे ज्यादा मिलती है। ठीक है, और सलाइन और अल्कलाइन सॉइल ये कॉटन के प्रोडक्शन के लिए काफी अच्छी होती है। एज अ ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल मतलब काली मिट्टी या फिर इसको रेंगुर मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं कॉटन के लिए, कॉटन की प्रोडक्शन के लिए काफी अच्छी होती है और ये बेसिकली महाराष्ट्र वाले रीजन में पाई जाती है। ठीक है, और ये ब्लैक क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे मिनरल्स और फॉस्फेट, मतलब जो फॉस्फेट और जो कैल्शियम होती है, फॉस्फेट और एमोनिया, इनकी जो क्वांटिटी होती है, इन मिनरल्स की जो क्वांटिटी होती है वो ब्लैक सॉइल में बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, अब जो लेटराइट है, लेटराइट को हिंदी में लेटराइट ही बोलते हैं। तो ये जो सॉइल होती है वो इसलिए अच्छी होती है क्योंकि इसमें काजू का प्रोडक्शन, काजू मतलब ये कहाँ पे बेसिकली मिलती है, साउथ इंडिया में मिलती है, केरला के आसपास, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में मिलती है ये। ठीक है, और कर्नाटका वाले रीजन में मिलती है। तो लेटराइट जो होती है वो काजू के लिए और टी वगैरह के लिए, टी की प्रोडक्शन के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। तो आई होप अब ये सॉइल के बारे में आपको समझ में आएगा, थोड़ा बहुत ओवरव्यू था सॉइल्स का। अब हम लोग आगे चलते हैं अपने मेजर क्रॉप्स के ऊपर। मेजर क्रॉप्स में हम लोग डिस्कस करेंगे कैसी क्रॉप्स, जो जैसे चावल होता है उसको कैसा टेम्परेचर चाहिए, कैसी रेनफॉल चाहिए, कैसी मिट्टी चाहिए, और जो गेहूं होता है उसको कैसे चाहिए, टेम्परेचर और मिट्टी और पीएच वगैरह, तो उसको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने मेजर क्रॉप्स में राइस दे रखा है। ठीक है, तो राइस के लिए पहली बात तो टेम्परेचर जो है वो कैसा चाहिए, ज्यादा चाहिए, रेनफॉल ज्यादा चाहिए, सॉइल क्या चाहिए, एलुवियल सॉइल चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ चीजें को ध्यान रखना, और मॉइस्चर तो होना ही चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर जो है वो हाई होना चाहिए। ठीक है, मॉडरेट नहीं रहना चाहिए, और रेनफॉल ज्यादा होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1 किलोग्राम चावल को उगाने में
2000 लीटर पानी की जरूरत होती है। तो मतलब आप ये तो समझ लो कि टेम्परेचर भी ज्यादा चाहिए और रेनफॉल भी ज्यादा चाहिए, यानी कि उसको पानी भी ज्यादा चाहिए। और ये राइस है चाइना में, चाइना इसका प्रोडक्शन और इसका ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा करता है। उसके बाद हमारी कंट्री, उसके बाद सिंगापुर वगैरह और श्रीलंका वगैरह इसका ट्रांसपोर्ट ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो ये था कुछ राइस के बारे में। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब इसमें दे रखा वीट के बारे में। वीट का वीट मतलब गेहूं। तो वीट, इसके लिए जो टेम्परेचर है वो कैसा होना चाहिए, मॉडरेट, मतलब बीच का होना चाहिए, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा। और बेसिकली इसमें ना मतलब जब इसकी उगते हैं, जब उगाए जाते हैं, बेसिकली इसको बोलते हैं रबी फसल। ठीक है, और जो चावल थे वो कौन सी होती है, खरीफ होती है। अभी मतलब जो सर्दियों के मौसम में उगाए जाते हैं, तो इनको उस टाइम पे ज्यादा पानी की जरूरत चाहिए होती है, मतलब मोर वाटर। ठीक है, लेकिन जो टेम्परेचर रहता है वो कैसा रहता है, मॉडरेट रहता है। और इनको मतलब हार्वेस्ट के टाइम पे, हार्वेस्ट मतलब काटने के टाइम पे, मतलब खिलखिलाती हुई धूप, यानी कि अच्छा खासा टेम्परेचर चाहिए होता है। ये कह सकते हैं हाईएस्ट टेम्परेचर चाहिए होता है, हाईएस्ट टेम्परेचर। ठीक है, तो ये है। और ये इनकी जो प्रोडक्शन है वो कहाँ पे ज्यादा होता है, यूएस में होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यूएस के बड़े बड़े जो फील्ड होते हैं, रेंचेस जिन्हें कहा जाता है, फार्म्स जो होते हैं ना, यूएसए में और ऑस्ट्रेलिया में, यूक्रेन में, इंडिया में। ठीक है, साउथ सॉरी, हाँ, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में। तो इन सारी चीजों में, इन सारी कंट्रीज में ये प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें वीट के बाद मिलेट्स वगैरह दे रखा है। मिलेट मतलब होता है बाजरा। तो जो मिलेट होता है, बेसिकली उसको ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत नहीं चाहिए होती और ना ही ज्यादा पानी की जरूरत चाहिए होती है। वो सिर्फ ऐसे ही, मतलब जो मान लो कोई मिट्टी है, जो कह सकते हैं कि पथरीली मिट्टी है, तो उसमें भी वो आसानी से उग जाता है। तो बाजरा वगैरह जो है वो नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ एशिया, ठीक है, साउथ एशिया और ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, इन सारी कंट्रीज में यही ज्यादा डेवलप होते हैं, और यूरोपियन कंट्रीज में। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब इसमें मेज दे रखा है। मेज मतलब मक्का। तो मक्का जो होता है, जैसे कि आपको पता है, जो मक्का होता है बेसिकली उसको हम एक तरीके से फॉडर भी लेके चल सकते हैं। मेज और ये क्या था, मिलेट्स। तो इनको एक तरीके से देखा जाए तो एक तरीके से फॉडर, यानी कि पशुओं के लिए भी यूज किया जा सकता है, क्योंकि वो भी इसको खा सकते हैं, वो या फिर खाते हैं, क्योंकि ताकि उनसे उनको अच्छा न्यूट्रिशन मिले। और इनके जो दूध की क्वालिटी है, मतलब जो जो बेसिकली जो फॉडर होते हैं वही रखते हैं हम लोग, जो लाइफ स्टॉक्स होता है वही रखते हैं, जिनसे हमें मिल्क मिलता है, जैसे कि काओ, बुफेलो, ठीक है, गॉट। तो इस वजह से ये सारी चीजें होती हैं। तो मतलब एक दूसरे से सारी चीजें क्या होती है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती है। एक तरीके से देखा जाए तो पूरा वर्ल्ड एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। इसमें दे रखा है कॉटन। तो जो कॉटन होता है उसको उसको बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है। और ये इसकी जो क्वालिटी और इसकी कह सकते हैं कि इसका जो प्रोडक्शन होता है वो कहाँ पे ज्यादा होता है, इंडिया, यूएसए, ब्राजील, पाकिस्तान। ठीक है, इन सारे जो कंट्रीज है, इन सारी कंट्रीज में काफी ज्यादा इसका प्रोडक्शन होता है। अब हम लोग चलते हैं जूट के ऊपर। तो जूट जो होता है, जूट को बेसिकली गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। गोल्डन फाइबर, तो उसको गोल्डन फाइबर के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि देखो जूट का प्रोडक्शन कैसा होता है, पहले ना हमारे यहाँ जब बंटवारा नहीं होता इंडिया और पाकिस्तान का, तो जो हमारे यहाँ पे जो थी, मतलब जूट जूट का प्रोडक्शन काफी ज्यादा क्वांटिटी में होता था। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या था, हमारे यहाँ पे कारखाने थे। जबकि बांग्लादेश में क्या था, मतलब पहले कह सकते हैं कि ईस्ट पाकिस्तान, वहां पे क्या था, वहां पे ज्यादा उसके खेत थे, फील्ड थे, किसके, जूट के प्रोडक्शन के, जूट को प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या था, मशीन्स थी। तो जो बंटवारा हुआ तो क्या हुआ, हमारे यहाँ पे मशीन्स रह गई और उनके यहाँ पे पूरे खेत चले गए जूट के। तो ना ही उनके लिए कुछ यूजफुल रहा, ना ही हमारे लिए कुछ यूजफुल रहा। हालांकि उनके लिए तो फिर भी यूजफुल रहा होगा कि उन्होंने एक दो मशीन सेटअप कर ली, फिर उनसे उनका काम चलता गया। लेकिन हमारे लिए कैसे रहा होगा, हमारे पास सिर्फ मशीन रह गए थे लेकिन जूट था ही नहीं। फिर हम लोगों ने भी क्या किया, धीरे धीरे करके पश्चिम बंगाल और उड़ीसा वाले रीजन में हम लोगों ने भी जूट की खेती करनी स्टार्ट करी। तब जो मशीन थी उनका अच्छे से यूज होना स्टार्ट हुआ। तो बेसिकली जो बांग्लादेश है उसमें काफी अच्छा जूट का प्रोडक्शन होता है। जो जूट होता है वो किसका यूज किया जाता है, जो बोरे बनाने में यूज किया जाता है। ठीक है, जानवरों के कपड़े के तौर पे भी यूज किया जाता है सर्दियों में। तो ये सारी चीज है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब इसमें कॉफी दे रखा है। कॉफी बेसिकली ब्राजील में सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, कॉफी के लिए ब्राजील बहुत फेमस है। और जो टी और कॉफी के लिए जो टेम्परेचर चाहिए और जो एनवायरमेंट चाहिए वो कैसा चाहिए, मतलब काफी वार्म एनवायरमेंट चाहिए, काफी गर्म एनवायरमेंट चाहिए। ठीक है, और टी के लिए जो एनवायरमेंट चाहिए वो ठंडा चाहिए। ठीक है, और जो मतलब और उसके लिए सॉइल कैसे चाहिए, मतलब जो टी के लिए सॉइल चाहिए वो जो मिट्टी चाहिए वो बेसिकली कह सकते हैं कि टी के लिए जो सॉइल चाहिए कह सकते हैं सीढ़ी नुमा चाहिए होती है। ठीक है, वहीं पे और जो टेम्परेचर और मतलब जो क्लाइमेट चाहिए होता है वो कैसे चाहिए होता है, कोल्ड चाहिए होता है। तो हमारे यहाँ पे टी काफी ज्यादा क्वांटिटी में और श्रीलंका में काफी ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस की जाती है। और हाँ, ठीक है, तो
तो ये था इसके बारे में, टी के बारे में। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब इसमें दे रखा है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। तो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, तो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? देखो, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का सिर्फ इतना सा मतलब है कि हम लोग एग्रीकल्चर में मतलब खेती करने के टाइम पे अपने आप को साइंटिफिक या अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ के रखें। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? देखो, अब इन्होंने क्या किया, कुछ हमारे फील्ड्स और कुछ यूएसए के फील्ड्स को कंपेयर किया है। तो देखो, यूएसए के फील्ड्स क्या होते हैं? पहली बात तो यहाँ पे कंपैरिजन लिखते हैं। कंपैरिजन ऑफ फील्ड्स, यहाँ पे है इंडिया के और यहाँ पे है यूएसए के। ठीक है, तो इंडिया में बेसिकली क्या होता है, फील्ड्स जो प्लॉट्स होते हैं वो छोटे होते हैं, यहाँ पे जो प्लॉट्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, मतलब कह सकते हैं 300 हेक्टेयर के हो सकते हैं, और यहाँ पे सिर्फ 3 हेक्टेयर के भी हो सकते हैं। सोचो कितनी छोटी क्वांटिटी में है। और यहाँ पे टेक्नोलॉजी का बिल्कुल यूज नहीं किया जाता। टेक्नोलॉजी मतलब नॉलेज, न्यू नॉलेज अबाउट एग्रीकल्चर, यहाँ पे टेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे लैब्स नहीं है इतने, जबकि यहाँ पे लैब्स के द्वारा ही सारा काम किया जाता है। और यहाँ पे मशीनरी यूज नहीं की जाती इतनी, लेबर वर्क यूज की जाती है, लेबर यूज किया जाता है, जबकि यहाँ पे मशीनरी काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी में यूज की जाती है। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंस है। जैसे कि देखो, अब उन्होंने क्या दे रखा है, एक फार्मर का डिफरेंस दे रखा है कि हमारे यहाँ पे जो फील्ड्स होते हैं वो काफी छोटे होते हैं, जबकि जो यूएसए में फील्ड्स होते हैं काफी बड़े होते हैं। तो मान लो अगर किसी हमारे यहाँ पे 3 हेक्टेयर का सिर्फ लैंड है, ठीक है, और उस पर हमें क्या करना है, ट्रैक्टर चलवाना है, क्योंकि उसको क्या करना है, जोतना टाइप में होता है ना, तो वो करना है। तो अगर वो क्या करेगा, उसकी जो ट्रैक्टर की जितनी लेंथ होगी उतनी उस फील्ड की लेंथ होगी, तो वो कैसे उसको भाई यूज कर सकता है उस फील्ड में। तो ये सारी चीजें। और जबकि हम यूएसए वगैरह में जाके देखें तो वहां पे मतलब जो फील्ड्स की जो लेंथ होती है काफी लंबी होती है, इस वजह से वहाँ पे ट्रैक्टर प्रॉपर्ली, कोई भी मशीन होती है वहाँ पे प्रॉपर्ली यूज की जा सकती है। और दूसरी चीज, जो यूएसए के जो फार्मर्स होते हैं बेसिकली उनको प्रॉपर नॉलेज होती है हर चीज के बारे में, कौन से सीजन में क्या ग्रो करना चाहिए। और तीसरी चीज कि वहाँ पे हर डे में या फिर ये कह सकते हैं हर वीक में सॉइल का सैंपल कलेक्ट करके लैब में भेजा जाता है, उसमें देखा जाता है कि उसमें क्या किस चीज की क्वांटिटी कम है, कौन सी क्वालिटी इसमें ऐड करनी चाहिए जिससे प्रोडक्शन जो वो ज्यादा हो। जबकि इंडिया में ऐसा नहीं होता। काउंसलिंग की जाती है फार्मर्स की मंथ में या वीक्स, मंथ्स में या फिर ईयर्स में यूएसए में, जबकि यहाँ पे इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक दूसरी बात ये कि यूएसए में, मैंने आपको पहले बताया था कि यूएसए में वर्क को लेकर ये कुछ भी सिनेरियो नहीं है कि ये वर्क नीचा है या ये वर्क ऊंचा है, जबकि इंडिया में ऐसा काफी कुछ है कि अगर तुम फार्मर हो तो तुम किसी से कहोगे जाके तो वो तुम्हें नीची क्वालिटी का समझेगा, जबकि फार्मर जो है वो तुम्हें फीड कर रहा है, तुम्हें ही सारी चीजें दे रहा है, वो सारी चीजें मतलब जो ग्रो कर रहा है वही तुम खा रहे हो, तब भी तुम उसको नीची क्वालिटी का समझ रहे हो। तो ये बात गलत है, जबकि यूएसए में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो कुछ ऐसी डिफरेंस और कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स दे रखे हैं फार्मिंग के बारे में। आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगर चैप्टर समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हो। और जिस भी चीज में आपको प्रॉब्लम होती है तो यू कैन do the comment in the comment box. So thank you so much for watching the video, and we will meet in the next video. Till then, keep studying, keep growing, and yeah, keep watching, and yeah, we'll meet in the next video. Till then, bye bye.